वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा लेक्चर है बीटा ब्लॉकर। लास्ट में हमने देखा था अल्फा ब्लॉकर को, इस बार हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मतलब वो बीटा 1 बीटा 2 किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं या दोनों को भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसमें कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है नॉन इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसके अंदर आती है आपकी प्रोप्रानोलोल, सोटालोल, टीमोलोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसमें आपकी आ जाती है पिंडोलोल। थर्ड नंबर में अल्फा भी ब्लॉक कर रहा है प्लस बीटा भी, अल्फा बीटा ब्लॉकर। इसमें आपकी दो मेडिसिन आ जाती हैं, लेबिटालोल एंड कार्वेडिलोल। ठीक है, एंड देन सेकंड नंबर में देखो तो सिलेक्टिवली बीटा 1 ब्लॉकर। हम देखेंगे इस लेक्चर में कि हम सिलेक्टिवली बीटा 1 को ही, बीटा 1 ब्लॉकर पे ही क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, बीटा 2 पे क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें मेडिसिन आ जाती है मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसिब्यूटालोल, बिटैक्सोलोल, बीजालोल। काफ़ी सारी ड्रग्स हैं इसमें। ठीक है, नेबिवालोल। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं हमारे पास। ओके, बीटा ब्लॉकर देखने से पहले हम एक बार फोकस कर लेते हैं, देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं बीटा 1 एंड बीटा 2 एक्टिविटी को देख लेते हैं। ठीक है, बीटा 1 एंड बीटा 2 की अगर हम बात करें, जस्ट ओवरऑल ऊपर से बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो ये इंक्रीज कर देता है, बीटा 1 क्या करता है, हार्ट की सारी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, सेकंड इसका इफेक्ट क्या आता है, तो इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट है। आयनोट्रोपिक इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को आयनोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है हार्ट की। और दूसरा ये लिपोलाइसिस भी करता है। ठीक है, मतलब आपके लिपिड्स टूट रहे हैं, ब्लड में लिपिड्स का लेवल बढ़ रहा है, तो ये कैलोरीजेनेसिस भी होता है। ठीक है, बीटा 1 का ये है कि हार्ट की हर एक्शंस को ये बढ़ा देता है। ठीक है, अगर आपका कार्डिक आउटपुट ले लो वो भी इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सारी चीज़ें अल्टीमेटली इंक्रीज हो रही हैं हार्ट की। तो हम बीटा 1 ब्लॉकर की तरफ इसलिए ही इतना वर्क कर रहे हैं कि इन पूरी एक्टिविटीज़ को हमें बंद करना है। ठीक है, इन केस ऑफ एंजाइना हो, इन केस ऑफ अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन आ रही है, अक्यूट हार्ट फेलियर जिसमें एपिसोड्स बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर आप कंजस्टिव हार्ट फेलियर को देखो तो हार्ट ऑलरेडी फेल हो रहा है, पंप कम कर रहा है, तो उस टाइम तो हमें बीटा एक्टिविटी बढ़ानी है। पर कई केसेस में, ठीक है, अक्यूट केसेस में हम बीटा 1 ब्लॉकर यूज़ करते हैं। ठीक है, और एंजाइना में तो स्पेसिफिकली हम करते ही हैं। ठीक है, एंजाइना में हम बीटा ब्लॉकर्स को काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर बीटा 2 एक्टिविटीज़ को हम देखें तो इस तरफ क्या है, हमने देखा था कि ये सारे स्मूथ मसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, तो इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है बीटा 2 का अपना ही। ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो बीटा 2 तो ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल डायलेट कर रहा है। ठीक है, जो आप क्या बोल दोगे, वेजो डायलेशन, है ना। और सेकंड ये यूट्रस को भी डायलेट करता है, रिलैक्स कर देता है। थर्ड ब्रोंक्यूल्स को भी, ब्रोंक्यो डायलेटर, तो ये एस्थमा में कितना ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बीटा 2 ही एस्थमा में यूज़ होता है। अगर हम बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूटता है इसमें और अल्टीमेटली ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज इंसुलिन रिलीज। ठीक है, इंसुलिन का आपने देखा, ग्लूकोज बढ़ रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इंसुलिन रिलीज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आपका आ जाता है। इंक्रीज इंसुलिन रिलीज एंड डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। ठीक है,
इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये ओवरऑल एक्शन थे बीटा 2 के। तो आपको देखने को मिलेगा इसकी इतनी अच्छी इफेक्ट है कि ये रिलैक्स ही कर रहा है बॉडी के मोस्ट ऑफ सारी चीज़ों को रिलैक्स कर रहा है। तो हम बीटा 2 को क्यों ब्लॉक करें, ठीक है। अगर आप बीटा 2 ब्लॉक करोगे तो क्या चीज़ होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अगर हम इसे बंद कर रहे हैं तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पेन होगा, दर्द होगी काफ़ी, ठीक है। और ब्रोंकोडायलेटर है ये ऑटोमेटिकली, तो अगर ब्रोंकोडायलेटर एक्शन तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। एस्थमेटिक पेशेंट को अगर आप बीटा 2 ब्लॉकर दे रहे हो, ठीक है, अगर आप नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर भी दे रहे हो तो समहाउ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट में इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक ही होगा, पर एस्थमेटिक पेशेंट अगर होगा तो उसका जो एस्थमेटिक अटैक है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप बीटा ब्लॉकर की साइड इफेक्ट के तौर पे भी आ जाएगा इसकी वजह से, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर आप इसे ब्लॉक करते हो तो क्या होता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और अगर पेशेंट डायबिटिक है, वो हाइपोग्लिसिमिक ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या है उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है और वो डायबिटीज़ की ड्रग ले रहा है जो कि ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, वो दवाई भी ग्लूकोज लेवल को कम कर रही है और बीटा ब्लॉकर भी ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिक, ठीक है। तो इस तरीके से बीटा 1 और बीटा 2 की एक्टिविटी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम इसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स के, ठीक है। ये बीटा 1 और बीटा 2 की प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। और एक बात है जो मैंने बतानी है कि जब आप कहीं पर भी पढ़ते हो, ठीक है, ये इंसुलिन के रिलीज को लेकर काफ़ी कंफ्यूज नहीं ही होना है आगे से, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे डिक्रीज इंसुलिन लिखा होता है एंड कहीं पे इंक्रीज इंसुलिन लिखा होता है, ठीक है। तो इंसुलिन रिलीज तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है बट इंसुलिन रिलीज आपका इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। और अगर इसे ब्लॉक करते हो देन इंसुलिन रिलीज आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हम इसके एक्शन को अगर नॉन सिलेक्टिव, नॉन इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का क्या मतलब है कि जैसे कि ये आपका रिसेप्टर है, यहाँ पे एगोनिस्ट आके लग रहा था, ठीक है। अगर मैं नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट दे रही हूँ, कोई भी एंटागोनिस्ट दे रही हूँ, तो वो यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ पे एंटागोनिस्ट आके लग गया, तो वो क्या करेगा, एगोनिस्ट को आने से रोकेगा, वो जगह वो ले लेगा, तो एगोनिस्ट तो वहाँ पे आके अपना काम ही नहीं शो कर पाएगा। तो एंटागोनिस्ट क्या कर रहा है, जस्ट यहाँ पे आके लग रहा है और दूसरे के एक्शन को बंद कर रहा है, खुद कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट वहाँ पे आके बैठ गया। तो इसकी कोई भी खुद की इंटरनल एक्टिविटी नहीं है, इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, नॉन इंट्रिंसिक। और जब एंटागोनिस्ट आकर लगता है, एगोनिस्ट के एक्शन को तो रोक रहा है, प्लस सम एंटागोनिस्टिक एक्शन भी वो शो कर रहा है, सम इंटरनल एक्शन भी शो कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोल देते हैं कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। हम प्रोपेनोलोल को लेकर ही सारा बीटा ब्लॉकर की फार्माकोलॉजी को पढ़ लेते हैं, प्रोपेनोलोल, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखें, ठीक है, हमने देखा कि बीटा 1 में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया कि हमने बंद कर दिया उसे, तो क्या होगा, डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट है प्रोपेनोलोल, तो आपकी जितनी भी सिंपैथेटिक एक्शन थी उसे बंद कर रहे हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो गई। और उसके बाद अगर हम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की बात करें, हम बता देते हैं सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जब आपका जो हार्ट है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीट करता है, उस टाइम पे आर्टरीज में कितना प्रेशर होता है, उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं,
प्रेशर ऑन द आर्टरी वाइल कॉन्ट्रैक्शन या फिर आप बीटिंग ऑफ द हार्ट ठीक है। और डायस्टोलिक क्या है कि आर्टरीज में कितना प्रेशर है जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। प्रेशर ऑन द आर्टरीज वाइल हार्ट रिलैक्स, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपने देखा भी होगा 120 एंड 80, ठीक है। तो अगर डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल क्या करेंगे, आपके जो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है इसे भी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर गेट मेंटेन। अब बीटा ब्लॉकर क्या कर रहा है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसे कम कर रहा है। अगर हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहे हैं, मतलब कि हार्ट को उस टाइम ऑक्सीजन भी कम चाहिए, तो ऑक्सीजन कंजप्शन गेट डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन आल्सो। ऑक्सीजन कंजप्शन मतलब कम ऑक्सीजन में ये अपना काम चला सकता है। तो इस वजह से भी एंजाइना के केसेस में ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। एंजाइना या अक्यूट CHF के केसेस में ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। प्रोपेनोलोल जो हमारा है ये इन्वर्स एगोनिस्ट है, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। इन्वर्स एगोनिस्ट का क्या मतलब है कि वो आता तो है एज ए एगोनिस्ट ही, ठीक है, एगोनिस्ट की तरह ही आकर लगता है, बट क्या होता है कि वो इन्वर्स मतलब उल्टा एक्शन शो करने लग जाता है, ठीक है। मतलब एज ए एंटागोनिस्ट एक्शन शो करता है, आता है एज ए एगोनिस्ट की तरह ही, बट ये एंटागोनिस्टिक एक्शन मतलब ऑपोजिट एक्शन शो करने लगता है। तो उस चीज़ को जस्ट हम इन्वर्स एगोनिस्ट बोल देते हैं, तो इतनी ये घबराने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो प्रोपेनोलोल आपका इन्वर्स एगोनिस्ट है, ठीक है। तो ये सारे एक्शन थे आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। अगर हम आगे देखें कि ब्लड वेसल्स में इसका क्या काम है, ब्लड वेसल्स में अगर हम देखें ब्लड वेसल बीटा 2 का एक्शन है, सच बीटा 2 रिसेप्टर्स में होता है, और बीटा 2 में सब डायलेट हो रहा था और मैंने यहाँ पे क्या किया, बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा ड्यू टू बीटा 2 ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, सॉरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन TPR, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मैं आपको हर चीज़ों का मतलब साथ साथ नहीं बता रही हूँ, तो अच्छे से समझ भी लेना। वेजोडाइलेशन के केस में क्या हो रहा था कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही थी, तो आपका बहुत सारा ब्लड जो था इजीली पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा था, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, ठीक है, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी वेसल्स, ब्लड वॉल्यूम लेवल कम हो गया और आपकी बॉडी की तरफ जो ब्लड है वो कम हो गया, ठीक है। तो आपका डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स में ये सारे एक्शंस होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि बीटा 1 एक्शन में अगर देखो तो रेनिन रिलीज होता है वहाँ पे बीटा 1 एक्शन में, ठीक है, रेनिन रिलीज होता है, तो यहाँ पे डिक्रीज इन रेनिन रिलीज, ठीक है। डिक्रीज इन रेनिन रिलीज की प्रॉपर्टी की वजह से हम हाइपरटेंसिव केसेस में यूज़ करते हैं ये ड्रग्स, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर एंड ब्लड वेसल्स में इस तरीके के फंक्शन शो हो रहे थे। आप ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हमारी ओवरऑल जो ड्रग है एक्टिविटी मेजॉरिटी इनमें ही कवर हो रही है, ठीक है। उसके बाद CNS में अगर बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो कुछ खास इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग पीरियड से आप बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हो तो कुछ ही चीज़ें होंगी, जैसे कि जो ड्रीमिंग है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सपने आने लगते हैं, नाइटमेयर्स, और वो भी ऐसा नहीं कि नॉर्मली, जब आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते हो,
बीटा ब्लॉकर्स को तब, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में हम देखें तो लंग्स में देख लें ब्रोंक्यूल्स में क्या एक्शन है। आई थिंक अब तक तो आपको सारी चीज़ें ऐसी टिप्स में ही आ गई होंगी कि क्या होने वाला है। तो ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकोडायलेटर एक्शन बीटा टू का था, तो वो बंद हो रहा है, तो उसके बंद होने से क्या हो जाएगा, उसके बंद होने से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कभी भी नॉन सिलेक्टिव ड्रग, नॉन सिलेक्टिव जो ड्रग है आपको बीटा ब्लॉकर, ठीक है, एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देनी है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा था कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इनिबिशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हर केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में ले लो, डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज क्या है आपका, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना, तो हर हाल में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट लेवल बॉडी में कम हो रहा है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि बीटा ब्लॉकर्स का और एक साइड इफेक्ट है, जो कि क्या है, ये आपने साइड इफेक्ट याद रखना है, वो है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस। मतलब कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, ये सारी चीज़ें होंगी। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ से हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद फर्दर ब्लड में जाता है, सर्कुलेशन में जाता है और अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये समहाउ बीटा ब्लॉकर हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डायबिटिक की ड्रग भी शो करती है, ठीक है। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वहाँ पे कुछ एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाते हैं बीटा ब्लॉकर की वजह से अल्टीमेटली, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। ग्लूकोज लेवल तो तब भी कम होगा जब आप कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन से, ठीक है, तब भी ग्लूकोज लेवल कम होगा। तो अगर आप ग्लूकोसिडेज एंजाइम ले लो, ग्लूकोसिडेज अल्फा, इसे अगर हम इनहिबिट कर देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्प्शन है नहीं हो पाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टाइन में ही पड़ा फर्मेंटेशन हो जाएगी उसकी वहाँ पे, और वो वैसे ही स्टूल आउट होगा। तो ये सिम्टम है डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, जो कि बीटा ब्लॉकर के केस में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अगर इसका एक्शन स्केलेटल मसल में देखें, स्केलेटल मसल, अब हमने यहाँ पे देखा था कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो मतलब जो स्केलेटल फाइबर है, मसल फाइबर है, वहाँ तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वेजो डायलेशन के केस में तो ब्लड इजीली पहुँच जाते हैं हर एक मसल फाइबर पे, ठीक है, पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के केस में नहीं पहुँच पाता है ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स। तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा इतने अच्छे से, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही है। तो जो बीटा 2 का काम था कि इंक्रीज टॉलरेंस, बोलो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। बीटा 2 का एक्शन था कि एक्सरसाइज करते समय वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन हमें ब्लड के साथ सप्लाई होता था, तो हमारी कैपेसिटी भी एक्सरसाइज करने की बढ़ रही थी। पर इस केस में हम इस चीज़ को ही बीटा 2 को बंद कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्शन भी देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर एनेस्थेटिक की बात करें, आपको पता है बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल की बात कर रहे हैं तो ये गुड एनेस्थीसिया भी है, गुड एनेस्थीसिया, सेम एज लीडोकेन की तरह ही, लीडोकेन एंड लिग्नोकेन की तरह ही है। बट हम इसे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं फिर, अगर ये इतना ही अच्छा है तो? वी डू नॉट यूज देम एज एनेस्थेटिक, क्योंकि जब आप पेरेंटली बीटा ब्लॉकर को देने की कोशिश करते हो तो ये काफ़ी इरिटेंट इन नेचर होते हैं,
काफ़ी इरिटेशन करेंगे उस जगह पर, ठीक है। तो इसलिए हम एनेस्थेटिक में इसे यूज़ नहीं करते हैं, ओके। अगर हम यूट्रस में बात करें, अब आपको पता ही है कि क्या चीज़ होगी। यूट्रस रिलैक्स हो रहा था नॉर्मली, यूट्रस रिलैक्स हो रहा था नॉर्मली, तो यहाँ पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, और रिएक्शन काफ़ी कम देखने को ही मिलता है, ठीक है, अगर लार्ज डोज ऑफ आप बीटा ब्लॉकर ले। प्रोप्रानोलोल हमने देख लिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग देखिए हम सोटालोल की। अगर हम बात करें तो ये क्या हमने देखा बीटा ब्लॉकिंग एजेंट ही है, ठीक है। ये बीटा 1 एंड बीटा 2 को ब्लॉक करता है, और उसके साथ साथ ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली जो आपकी ड्रग है ये अरिदमिया एंटी अरिदमिक ड्रग भी है, ठीक है, एंटी अरिदमिक, ठीक है। अरिदमिया में यूज़ किया जाता है ये ड्यू टू इट्स एक्शन ऑफ पोटेशियम ब्लॉकिंग। सेकंड उसके बाद हमारे पास आ जाती है टिमोलोल, ठीक है। ये ओरली पोटेंट बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। जहाँ पे बीटा ब्लॉकर की बात आ जाए तो बीटा एक्शंस क्या भी था, बीटा एक्शंस में ये इंट्राओक्यूलर टेंशन को बढ़ा भी रहा था। तो टिमोलोल क्या करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है उसे डिक्रीज करता है। तो ग्लूकोमा के केस में बीटा ब्लॉकर्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर नहीं यूज़ होते, बीटा ब्लॉकर यूज़ होते हैं। अल्फा की बात करूँ तो अल्फा एगोनिस्ट यूज़ होते हैं। हम अलग से ग्लूकोमा की ड्रग से जब पढ़ेंगे तब अल्फा बीटा को हम देखेंगे उसमें, ठीक है। तो टिमोलोल आपका आइस के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है, आइस के लिए। नेक्स्ट हमारी ड्रग है पिंडोलोल। अगर हम विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें तो विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एक तो मैंने बताया था कि वो एगोनिस्ट की जगह आकर लग गया, ठीक है, और एगोनिस्ट के एक्शन को रोक दिया, इसलिए हमने कहा कि एंटागोनिस्टिक इन एक्शन है। इसके साथ साथ ये पार्शियल एगोनिस्ट भी होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। पार्शियल एगोनिस्ट भी होते हैं। तो पार्शियल एगोनिस्ट की वजह से ही, मतलब पार्शियल एगोनिस्ट है तो काफ़ी सारे अच्छे एक्शन भी देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि बीटा 2 अगर एगोनिस्ट होगा तो जितने भी बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट आ रहे थे हमारे पास, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो पिंडोलोल हमारा हाइपरटेंशन के केस में यूज होता है, यूज इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव स्टेट, ओके। और एक बात है आपकी, कई सारी ड्रग्स हैं, हमने सीएनएस में देखा था कि नाइटमेयर कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग आ जाती है, ड्रीम आते हैं, ठीक है। जैसे आपका सोटालोल हो गया, ठीक है, और अटीनोलोल होगी, ठीक है, और यहाँ पे सेविप्रोलोल भी है, ठीक है, ये सारी ड्रग्स होगी। ये लो लिपिड प्रोफाइल है, इनकी लो लिपिड प्रोफाइल है, मतलब सीएनएस में नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ड्रीमिंग का इशू है, जो नाइटमेयर्स आते हैं, इन ड्रग्स से सेवी, सोटा एंड अटेनोलोल से आपको ये सीएनएस साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्फा बीटा ब्लॉकर लेविटेन कार्बाइड। अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर लेबिटालोल आपकी फर्स्ट ड्रग थी जो एज अ अल्फा बीटा ब्लॉकर डिस्कवर हुई थी, ठीक है। ये आपका क्या करता है, अल्फा को तो ब्लॉक करेगा ही, बीटा 1 बीटा 2 सबको ही, यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 को ये ब्लॉक करता है, और ये बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो बीटा 2 एगोनिस्ट है पर बाकी सबको ये ब्लॉक कर रहा है, तो ये ड्रग काफ़ी यूज़ की जाती है इन केस ऑफ आप CHF ले लो, एंजाइना ले लो, अरिदमिया ले लो, ठीक है। तो ये ड्रग काफ़ी यूज़ की जाती है, हाइपरटेंसिव केसेस में भी ये ड्रग यूज़ की जाती है। ये आपने याद रखना, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 ब्लॉकर है ये, और बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, लेबिटालोल हमारी। तो बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ काफ़ी सारे हमें जो साइड इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाते हैं, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस है वो भी नहीं देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमारी जो ड्रग है वो है कार्बेडिलोल। जो आपकी कार्बेडिलोल है, ये स्ट्रिक्टली अल्फा को तो ब्लॉक करेगी, बीटा 1 बीटा 2 सबको ही ये ब्लॉक कर देती है,
ठीक है। ये रिसेप्टर्स आप याद रखना, क्योंकि अब आपको एक्शंस तो पता ही है कि कैसे एक्शन शो होंगे, ठीक है। तो ये था लिबिडा एंड कार्वेडिलोल। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, सबसे ज्यादा यूजफुल ड्रग्स हमारी आ जाती हैं सिलेक्टिवली बीटा 1 ब्लॉकर, ठीक है। जो सिलेक्टिवली बीटा 1 ब्लॉकर है उसे हम बोल सकते हैं बीटा 1 ब्लॉकर एंड वीक बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं इनका बीटा 1 ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के जो सारे फंक्शंस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। बीटा 2 वीक एगोनिस्ट है, तो वो जो बेजोडाइलेशन होता है, रिलैक्सेशन का एक स्टेट है, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो आपकी ये जो मेटोरेटिनोलोल है, ठीक है, मेटोप्रोलोल एंड एटिनोलोल, इन दोनों ड्रग्स की एस एनेंशियोमर प्रेजेंट है। इनके जो एनेंशियोमर ड्रग है वो प्योरली एक्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है। मेटो और एटिनोलोल की जो बात हो रही है, एक्शंस आपको पता है क्या एक्शंस आएंगे? डिक्रीज हार्ट, या फिर आप बोलो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। रिलैक्स, ब्रोंक्यूल्स को ये रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी जो साइड इफेक्ट आ रहे थे जैसे कोल्ड हैंड एंड फीट, ठीक है, क्योंकि जो नॉन सिलेक्टिव थे वो बीटा 2 को बंद कर रहे थे, वेजो डायलेशन एक्शन बंद हो रहा था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। और आपके हाथ जो पैर है वहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, तो हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस केस में कोल्ड हैंड फीट के सिम्टम कम हो जाता है, क्योंकि ये वीक बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। वेजो डायलेशन एक्शन समहाउ रहेगा, तो ये जो हाथ पैर ठंडे हो जाती हैं, ये वाली दवाइयाँ अगर बीपी में आप ले रहे हो, जैसे प्रोपेनोलोल ले रहे हो, तो इस केस में मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल ले रहे हो तो नहीं होंगी वो सारी सिम्टम्स, ठीक है। और ये भी बताया था कि जो नाइटमेयर्स है, ड्रीमिंग की कंडीशन है, ये भी कम हो जाती है मेटो और एटिनो के केस में, ठीक है। उसके बाद अगर इनमें मैं बात करूं तो आई थिंक एजमोलोल जो ड्रग है ये आपने याद रखना है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। इसका जो टी हाफ होता है हार्डली ये 10 to 12 मिनट्स ही होता है। ऐसा क्यों है, इतना कम टी हाफ क्यों है इसका? क्योंकि हमारे ब्लड में जो एस्टरेज मतलब एंजाइम, जो ब्लड में एस्टरेज एंजाइम प्रेजेंट है, ये बहुत रैपिडली इसे मेटाबोलाइज कर देता है, डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो आपका एजमोलोल इसलिए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ये पूरी क्लास में एजमोलोल इज द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है। इसकी ये खास बात थी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्टरेज दे गेट डिग्रेड मोर इजीली। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें कौन सी ड्रग रहेगी आपकी? ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं जिनमें खास बात है वही बता रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे एक्शन सेम ही अब आपके। नेबिवोलोल जो है, अब हमें ये पता ही है कि बीटा 1 एंटागोनिस्ट है, बीटा 2 वीक एगोनिस्ट है, ठीक है। आई थिंक अब आपको अगर एग्जाम में ये सब आ जाता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। नेबिवोलोल एनोडोनिक, ठीक है। अब आपको पता है भी वेजोडाइलेटर एक्शन और वीक एगोनिस्ट तो ये था ही। तो इस ओके, बस यही है मेन चीज़ें जो आपको बतानी थी। और ये सारे ड्रग्स आपके यूज़ होते हैं अरिथमिया के केसेस में। अरिथमिया ले लो आप, एंजाइना हो गया, एक्यूट CHF हो गया। और एक बात सी, जहाँ पे अल्फा एक्शन आ जाता है, ठीक है, हमने अल्फा में पढ़ा था कि ये क्या कर रहा था, अल्फा जो एक्शन है, अगर इसे ब्लॉक करते हो तो कैटेकोलामाइंस की सारी रिलीज जो है आपके कम हो जाते हैं। तो अल्फा बीटा ब्लॉकर आपके फियोक्रोमोसाइटोमा में भी यूज होते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। ये क्या था, ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ट्यूमर होने की वजह से नॉन स्टॉप आपके कैटेकोलामाइन रिलीज हो रही थी, तो आपके अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर फियोक्रोमोसाइटोमा में भी यूज होते हैं, ठीक है। ये थी आपकी ओवरऑल यूज बीटा ब्लॉकर की। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को सॉल्व करूंगी, ठीक है। थैंक यू।